हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पीरियड भी आपका अच्छा गुजर रहा होगा। तो देखिए, लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करते हैं और पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट के अगले वाला जो हमने करना है। एक लेक्चर हो गया, दूसरा हमें लेना है आज। तो ये जो लेक्चर है ये आएगा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 1 जो है सेक्शन नंबर 1 से लेकर 4, ज्यादा लंबा सेशन नहीं चलेगा, काफी छोटा सेशन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। तो सेक्शन नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कहां से कहां तक एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। तो सीधी सी बात है, ये हम सब सोच समझ सकते हैं कि जो एविडेंस एक्ट है वहां वहां तक अप्लाई होगा जहां जहां तक हमारी इंडियन नेशन की बाउंड्रीज है। ठीक है, तो जो अपने इंडिया है, ये नेशन है, इसके अंदर जो क्षेत्र आएगा उसके अंदर ही अप्लाई होगा, उसके बाहर अप्लाई नहीं होगा। और अगर उसके बाहर हमें अप्लाई करना है तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपनी सजेस्ट्री देगी या गजट में निकालेगी, कुछ भी करेगी या फिर कोई कमेटी बनाएगी, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या कहते हैं, इसमें एक बात हो रहा है कि ये अप्लाई होगा आर्मी और नेवल कोर्ट मार्शल्स के ऊपर। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट। सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, जो कहता था वो ठीक था लेकिन ये रिपील्ड हो गया। कब हुआ, ये हो गया सन 1938 में, इसको रिपील्ड कर दिया गया। फिर सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 3 हमें क्या कहता है, सेक्शन नंबर 3 हमें कहता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसके अंदर डेफिनेशंस दे रखे हैं, बेसिकली कोर्ट क्या होता है, फैक्ट क्या होते हैं, एविडेंस क्या होते हैं और विटनेस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम जल्दी से आते हैं। तो पहले देखते हैं कोर्ट क्या होता है। जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन कोर्ट होता है और एक होता है कैमरा ट्रायल। तो ओपन कोर्ट का मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम सोचे कि ये तो भाई किसी ओपन प्लेस में है, ग्राउंड में होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओपन कोर्ट का मतलब है कि आप भी जाके उस प्रोसीडिंग को सुन सकते हो, दैट मीन्स द ओपन कोर्ट। कैमरा ट्रायल का मतलब कि एक स्पेशल ट्रायल जिसके अंदर कोई तीसरी पार्टी इंक्लूड नहीं हो सकती, तीसरा बंदा नहीं आ सकता देखने के लिए, केवल वो जिसने केस डाला है और वो जो एक्यूज्ड है उसके प्लीडर्स, उसके अलावा कोई भी नहीं। दैट इज अ कैमरा ट्रायल। कैमरा ट्रायल किन केसेस में होती है, द केसेस ऑफ रेप, जब उसका विटनेस का बयान लेना हो, और जब उसका बयान लेना हो कि जो प्लेंटिव है उसका। और दूसरा जो उसमें आता है कि जो ऐसे केसेस हैं जिनमें कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किए गए हैं, जैसे किसने आतंकवाद का कुछ हो गया और कुछ हो गया, कोई ऐसे केस जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो उस केस में भी ये इसमें रहेगा, कैमरा ट्रायल में आएगा। ठीक है, उसमें हम जनरली आप सुनवाई नहीं सुन सकते। उसके बाद में आते हैं हम डायरेक्टली फैक्ट के। फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट वो कोई भी चीज, कोई भी स्टेट ऑफ थिंग है जो कि हम सेंस मतलब छू के महसूस कर सकते हैं, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, ये दे रखा है हमारे सेक्शन किसमें, सेक्शन नंबर 3 में, एविडेंस एक्ट में, पेज नंबर 2 पे। ठीक है, अब इसमें उसके बाद में दूसरा क्या, कोई भी जो हमारा एक चीज हो रहा है, जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन होगी, मेंटल कंडीशन किसी भी पर्सन की जो कॉन्शियस है, वो भी एक क्या होगा, फैक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे हम देख ले कि कोई चीज हमने कतार में रखी हुई, वो भी फैक्ट है। दूसरा हम देख ले कि वो उसकी क्या उदाहरण है किसी के लिए, किसी जैसे मान लो मेरी कोई उदाहरण है किसी चीज के लिए, वो भी एक फैक्ट है। फिर दूसरी हम देखें कि एक मैन ने किसी को कुछ वर्ड्स कहे, तो वो भी एक फैक्ट है। फैक्ट तो बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत बड़ा क्राइटेरिया इसका। फिर रिलीवेंट क्या होते हैं, रिलीवेंट चीजें कैसे आती है। रिलीवेंट का मतलब देखिए सीधी सी बात है, एक चीज दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। जैसे एक वो होती है ना, डीएनए आरएनए हम पढ़ते थे पहले बायोलॉजी के अंदर, तो उसमें क्या है, जैसे डीएनए की स्ट्रैंड्स होती है ना, एक स्ट्रैंड एक के ऊपर चलती है, अगर हमारी डीएनए की एक स्ट्रैंड आएगी तो दूसरी उससे अपने आप निकल जाएगी। तो वही सेम सिचुएशन दोस्तों एविडेंस के साथ में है। एविडेंस की जो चीजें रिलीवेंट होने का मतलब क्या है कि अगर एक जो चीज आ रही है, अगर वो रिलीवेंट है, तो उसमें क्या है कि वो उससे कुछ ना कुछ किसी तरीके से रिलीवेंट होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए, गुत्थी में होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग जाके कुछ कह रहा है। रिलीवेंट का इसमें क्या दे रखा है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलीवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विथ अनदर इन द वेज रेफर्ड टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। वो उस जो एक्ट है उसके प्रोविजंस को रेफर करेगा। ठीक है, रिलीवेंट होगा किसी ना किसी तरीके से, मान के चलो। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू क्या आएगा, फैक्ट इन इश्यू का मतलब सीधी सी बात, मान लो अगर 2 पार्टियों के बीच में कलेश होता है, कलेश को लेकर एक बंदा कोर्ट उसमें जाता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाके क्या करता है, वो अपना सूट फाइल करता है। सूट फाइल करने पे कुछ ना कुछ वो फैक्ट रखता है। 10 फैक्ट रखे, 10 में से 4 एडमिट हो गए, 4 एडमिट हो गए, तो मतलब दोनों पार्टियों कह रही है हाँ भी ये है, ये चीजें हुई हैं। लेकिन जो 6 फैक्ट है जिनपे की दूसरे वाली पार्टी नहीं मानी है, वो क्या होंगे, वही तो दोस्तों फैक्ट इन इश्यू होंगे। फैक्ट इन इश्यू बेसिकली कुछ भी नहीं है, क्लेश का मुख्य कारण। ठीक है, फैक्ट इन इश्यू इज कॉल्ड एज द मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट है उसका मेन रीजन क्या होगा, फैक्ट इन इश्यू होगा। अब एक चीज और मान के चले, क्या सारे के सारे फैक्ट जो दे रखे हैं, क्या वो एविडेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए उसे 2 परीक्षाएं पास करनी होंगी। जैसे आपको डीजेएस आरजेएस कुछ बनने के लिए, जज बनने के लिए, मजिस्ट्रेट बनने के लिए, या फिर एडीजी बनने के लिए आपको परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसी प्रकार से इस फैक्ट को भी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। कौन सी परीक्षाएं? 2। एक तो आपका
रेलिवेंसी टेस्ट और दूसरा एडमिसिबिलिटी टेस्ट। दो फैक्ट पास हुए, दो चीजें पास होगी फैक्टर से, तो एविडेंस हो गया। अब फिर उसके बाद में हम आगे आते हैं, एविडेंस क्या है। एविडेंस जो चीज है कि कोई भी चीज जो कोर्ट अलाउड कर दे कि आप दे सकते हो कोर्ट में, दैट इज एविडेंस। ठीक है, और भी जो उसमें और भी चीजें आएंगी, जो डॉक्यूमेंट हो गए और कोई जो थिंग्स हो गई जो कि प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर ऐसी कोई भी चीज अगर कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए दी जाए तो वो भी क्या होगी, वो भी एविडेंस होगी। अब इसमें तीन चीजें और आती है, एक तो प्रूव्ड आती है, एक डिसअप्रूव्ड आती है, और एक जो आती है नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब क्या है, इसमें दे रखा है कि एक प्रूडेंट आदमी, मतलब एक साधारण आदमी जो ठीक ठाक सोचता है, उसे लगता है कि ये हो सकता है, तो मतलब ये ठीक है, तो वो क्या प्रूव्ड है। और दूसरा, अगर वही आदमी सोचता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, तो वो क्या है, डिसअप्रूव्ड है। लेकिन नॉट प्रूव्ड में जो कि ना ही तो प्रूव्ड हो ना ही डिसअप्रूव्ड हो, दैट इज नॉट प्रूव्ड। ठीक है, अब उसके बाद में एक चीज और देखते हैं, छोटी सी, एफिडेविट। एफिडेविट के बारे में सेक्शन नंबर 3 कहता है भाइयों जो एफिडेविट है ये एडमिसिबल नहीं है एज एविडेंस। लेकिन इसके केस में एक जजमेंट आई थी। जजमेंट कौन सी आई थी, सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायणन। इसके अंदर कहा गया था यस एफिडेविट इज एडमिसिबल इफ कोर्ट अलाउस, अगर कोर्ट अलाउ करता तभी होगा वो, अन्यथा इस प्रोविजन के हिसाब से, इस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से तो नहीं होता किसी तरीके से। फिर एक चीज और देखते हैं, एक चीज जो इसमें दे रखी है कि आप किसी भी पर्सन को मतलब किसी भी विटनेस को, जो विटनेस है उसको ब्रांडेड नहीं कर सकते एज अ लायर। लेकिन दूसरे नेशंस में ऐसा हो सकता है, अपने नेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एक मैक्सिम दे रखी है, लीगल मैक्सिम, उसे हम कहते हैं फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ऑमनिबस। फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ऑमनिबस मतलब यू कैन नॉट ब्रांडेड अ विटनेस एज अ लायर। ठीक है, उसके बाद में बाकी हमें कुछ भी नहीं देखना, चाइल्ड विटनेस वगैरह इतने काम के नहीं हमारे जो काम की जाती है सर्कमटेंशियल एविडेंस। सर्कमटेंशियल एविडेंस मतलब वो जो एविडेंस हमें उस सर्कमटेंसेस से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है तो वहां पे उस बीच में क्या क्या हुआ होगा। वो बंदा वहां पे आया, उसने उस बंदे के साथ में चाय पीने के बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच में कलेश हुआ, कलेश के बाद में उसने उसके चक्कू मार दिया। तो सारी की सारी चीजें क्या आ रही है, ये सर्कमटेंसेस हैं। ठीक है, उसमें और बाकी डेफिनेशन में जाओगे तो ये चीजें दे रखी है। अब लास्ट जो सेक्शन है, लास्ट सेक्शन में हम आते हैं, लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 जो है इसी पे ही सारा एक्ट बेस है। सारा एक्ट बेस कैसे है, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। शैल प्रिज्यूम, पहले आते हैं मे प्रिज्यूम पे। मे प्रिज्यूम में क्या कि अगर आप कोई भी चीज कोर्ट के पास लेके जाओगे तो कोर्ट क्या कहेगा, भैया क्या मना कर देगा आपको, नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा यस इट मे बी, लेकिन आपको अगर ये प्रूव करना है तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग तथ्य देने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग चीजें लाके देनी पड़ेंगी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने पड़ेंगे, तभी वो एडमिट होगा। तो मे प्रिज्यूम का मतलब अगर आप कोई भी अगर बंदूक लेके कोर्ट के पास जाओगे, कह दोगे साहब इससे हत्या हुई है, तो कोर्ट तो कहेगा यस इट मे बी, लेकिन अगर आपको वो एडमिट करवाना है तो आपको फैक्ट देने पड़ेंगे। उसके बाद में शैल प्रिज्यूम में कोर्ट कहता है यस इट इज कि ये है। लेकिन क्या है कि अगर कोर्ट कहते कि इसको प्रूव करने के लिए कह दे, या फिर जो सेकंड पार्टी अगर ऑब्जेक्शन कर दे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज शैल प्रिज्यूम। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है कि अगर एक चीज इसमें दूसरे से रिलीवेंट है, अगर आपके घर में चोरी हुई है और आपने एक चीज अगर प्रूफ होगी कि थेफ्ट हुआ है, तो थेफ्ट के साथ साथ तो रोबरी तो अपने आप प्रूफ हो गई। ठीक है, यही चीजें इसमें कह रखी है और ज्यादा कोई मोटी बात नहीं कह रखी है। आज हमारे 4 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है इसी सेम नाम से, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जितने ज्यादा से ज्यादा बंदे आएंगे उतने मुझे अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।